वेलकम टू विजय पथौल एग्जाम प्रिपरेशन। सो हम कंटिन्यू करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी की PYQ सीरीज। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Our first question is, which article provides protection from arrest and detention to a person? ठीक है, आर्टिकल 22, आर्टिकल 19, आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 18 कौन सा हो सकता है जो हमें प्रोटेक्शन दे रहा है? किससे? अरेस्ट और डिटेंशन से। कौन सा हो सकता है? आंसर विल बी आर्टिकल 22। ठीक है, अब ये क्या कहने, इसमें क्या हम समझ रहे हैं कि अरेस्ट एंड डिटेंशन से। ठीक है, पहले तो हम नीचे वाले आर्टिकल्स देख लेते हैं किस किस से डील करते हैं। ठीक है, जो आर्टिकल 32 है किससे डील करता है? कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज से। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जिसमें हमारे पास आते हैं 5 रिट। ठीक है, कितने आते हैं? 5 रिट हमारे पास आएंगे। ठीक है, और जो आर्टिकल 18 है वो क्या करता है? अबॉलिश करता है टाइटल्स को। ठीक है, क्या करता है? अबॉलिश करता है टाइटल्स को। ठीक है, और आर्टिकल 19 क्या बोलता है? हमें किस चीज की फ्रीडम देता है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, ओके, राइट टू फ्रीडम एक तरह से। ठीक है, तो इसमें हमें किस किस की फ्रीडम मिल रही है? राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, एसोसिएशन, असेंबल होने की। ठीक है, कहीं पे भी हम जा सकते हैं, मूवमेंट की, और क्या कर सकते हैं? हाँ जी, और क्या क्या कर सकते हैं? रेजिडेंस हम कहीं पे भी ले सकते हैं, या हमारा कोई भी प्रोफेशन हो सकता है। ठीक है, सो ये आते हैं हमारे आर्टिकल 19 के अंडर। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं आर्टिकल 22 की, ठीक है, तो इसमें क्या मिल रहा है? सेफ गार्ड मिल रहा है। किससे? अरेस्ट और डिटेंशन से। किसको? सिटीजन्स को भी, और जो नॉन सिटीजन्स हैं। नॉन सिटीजन्स में कौन आएंगे? हमारे फ्रेंडली, जो हमारे क्या होते हैं, फ्रेंडली एलियंस हम जिनको बोलते हैं। ठीक है, सो ये अरेस्ट से और डिटेंशन से क्या दे रहा है? हमें प्रोटेक्शन दे रहा है। ठीक है, अच्छा जी, और इसमें क्या है? इसमें हमें 3 तरह के जो है राइट मिलते हैं जब हम बात कर रहे हैं अरेस्ट और डिटेंशन से रिलेटेड किसी भी पर्सन की। तो सबसे पहला हमें राइट है कि किसी भी व्यक्ति को जिसको अरेस्ट किया जा रहा है उसको हम बताएंगे कि आपको किस उस पे जो है, हम किस ग्राउंड पे जो है अरेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, फिर नंबर 2 है कि हम जो भी व्यक्ति जो है अरेस्ट हो रखा है उसको क्या अलाउ है कि वो क्या कर सकता है? लीगल एडवाइस ले सकता है, कंसल्ट कर सकता है किसी से भी। ठीक है, जो भी लीगल एडवाइजर होगा उसका, उससे कंसल्ट कर सकता है। ठीक है, और नंबर 3 क्या है? उसको क्या है? राइट दिया गया है कि वो कोर्ट के सामने उसको प्रोड्यूस किया जा सके विद इन 24 आवर्स। ठीक है, सो ये है हमारा राइट टू अरेस्ट एंड डिटेंशन, आर्टिकल नंबर 22। ठीक है, और ये हमने देख लिया जो आर्टिकल 19 है, इसमें हमें किस किस चीज की फ्रीडम है? सबसे पहले है स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, उसके बाद क्या है? असेंबल होने की। ठीक है, असेंबल होने की, पीसफुल। ठीक है, पीसफुल। और किस चीज की है? एसोसिएशन। ठीक है, एसोसिएशन से है। और मैंने क्या बताया? रेजिडेंस की है, साथ में किसकी है? मूवमेंट की है, और कोई भी जो है हम प्रोफेशन अपना सकते हैं। ये हमें जो है राइट टू फ्रीडम में हमें 6 तरह की जो है फ्रीडम्स प्रदान की गई हैं। ओके, और हमने आर्टिकल 32 देख लिया जिसमें क्या है? हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज दे रखी हैं कि किसी के भी फंडामेंटल राइट्स का अगर हनन हो रहा है तो वो आर्टिकल 32 के तहत जो है क्या कर सकता है? रेमेडीज जो है अपना सकता है और सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता है। ठीक है, और इसमें हमें क्या है? 5 रिट जो है हमें दे रखे हैं। ठीक है, ओके जी, और हमने आर्टिकल 18 देख लिया है जिसमें जितने भी टाइटल्स है उनको क्या करा गया है? अबॉलिश करा गया है, एक्सेप्ट कौन से टाइटल? जो हमारे अपने स्कूल के होते हैं और ये सब। ठीक है, बाकी सब टाइटल को क्या करा गया है? अबॉलिश करा गया है। देखो यहाँ पे भी लिखा है कि यह व्यक्ति को वाक एंड अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है, और यहाँ देखो उपलब्धियों का अंत है, मतलब अबॉलिश ऑफ टाइटल्स। ठीक है, ओके जी, और यहाँ पे आगे संवैधानिक उपचार जिनको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ओके, ठीक है, Which article of the Constitution of India ensure the freedom of the press? देखो अभी मैंने आपको आर्टिकल 19 बताया। ठीक है, आर्टिकल 19 में हमने 19(1) क्लॉज ए देखा ना, कौन सा था वो? राइट, किस चीज से था? राइट टू फ्रीडम। किस चीज की? स्पीच एंड एक्सप्रेशन की, स्पीच एंड एक्सप्रेशन की।
तो जब हम स्पीच और एक्सप्रेशन बोल रहे हैं तो उसी का मतलब है कि फ्रीडम ऑफ द प्रेस, ठीक है। तो इसका आंसर होगा आर्टिकल 19, ठीक है, कि आर्टिकल 19 के अंडर जो है हमें क्या फ्रीडम मिली है, जो भी प्रेस है या हमें जो भी अपने एक्सप्रेशन शो करने हैं, हमें कुछ कहना है तो हम बोलते हैं ना कि हमें जो है स्वतंत्रता है, किस चीज की, बोलने की स्वतंत्रता, तो वो हमें आर्टिकल 19 क्लॉज 1 अंडर क्लॉज ए जो है हमें प्रदान करता है, ठीक है। ओके जी, फ्रीडम ऑफ प्रेस, ये ध्यान रखेंगे। अच्छा जी, आर्टिकल 15 अगर हम देखें, आर्टिकल 15 बोलता है कि हमें क्या करना है, डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है किसी को भी, किस बेस पे, चाहे वो काला है, गोरा है, उसका जेंडर क्या है, इस आधार पे जो है हम किसी को भी क्या नहीं करेंगे, डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे, ठीक है। और आर्टिकल 17 क्या कहता है, क्या कहता है आर्टिकल 17? हाँ जी, आर्टिकल 17 हमको क्या बोलता है, ये आपके लिए है होमवर्क क्वेश्चन, ठीक है जी। और आर्टिकल 21 भी क्या कहता है, ये आपके लिए है होमवर्क क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे नहीं दे रखा इसीलिए आपको होमवर्क क्वेश्चन है ये, ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमीशन कॉन्स्टिट्यूटेड, ठीक है। आपसे क्या पूछा गया है कि जिला योजना समिति का जो गठन है वो इनमें से कौन से आर्टिकल के तहत जो है किया गया है, या ठीक है किया गया होगा, ठीक है, बताओ, आपके पास है थोड़ा सा समय, बताइए। आर्टिकल 243ZD, इसके अंतर्गत जो है डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमीशन जो है उसका क्या करा गया है, गठन किया गया है, ठीक है जी। ओके, यहाँ पे सारे हमने इसके बारे में एक्सप्लेनेशन देके रखी है कि ये जो आर्टिकल है 243ZD, इसके अंतर्गत क्या है, प्रत्येक राज्य जिला स्तर पर एक जिला योजना समिति का गठन करेगा, ठीक है। मतलब जो भी स्टेट है वो स्टेट लेवल पे क्या करेगी, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमीशन, जो अपनी डिस्ट्रिक्ट जो भी स्टेट है वो अपने डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत क्या करेगी, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमीशन को क्या करेगी, बनाएगी, कॉन्स्टिट्यूट करेगी, ठीक है जी। ये बोलता है आर्टिकल 243ZD, ठीक है। ओके, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट है, which of the following articles of Indian Constitution deals with the right to equality before law? तो हमें पता है राइट टू इक्वालिटी किसके अंडर आता है, आर्टिकल 14 के अंदर, ठीक है। सो आंसर विल बी बी, ओके, आर्टिकल 14। अच्छा जी, तो अब आर्टिकल 13 क्या बोलता है, क्या है आर्टिकल 13? हमें पता है ये बात करता है रूल ऑफ लॉ की, ठीक है। रूल ऑफ लॉ से हमारा क्या मतलब है, ठीक है। रूल ऑफ लॉ से सिंपली अगर हम इसको समझें तो ये क्या कर रहा है, ग्रांट कर रहा है जुडिशियल रिव्यू की पावर को, ठीक है। कोर्ट के पास क्या है, जुडिशियल रिव्यू की पावर है, और वो क्या कर सकती है, कोर्ट को क्या वो है कि वो किसी, जब हम कह रहे हैं कि कोर्ट को जुडिशियल पावर हम दे रहे हैं इसके अंतर्गत, ठीक है, मतलब नॉट इसके अंतर्गत, आर्टिकल 13 ये बोल रहा है कि रूल ऑफ लॉ मतलब लॉ जो है उसका रूल है एक तरह से, ठीक है। सो इसमें क्या है, पावर है कोर्ट के पास कि वो जुडिशियल रिव्यू कर सकती है, किस चीज से रिलेटेड, स्टेट या यूनियन के ऐसे कोई भी लॉज जो संविधान बनने, जब संविधान बना था तब, ठीक है, और जो अभी रिसेंट में जो भी लॉ बन रहे हैं, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, मतलब अगर वो हमारे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कर रहे हैं, वायलेट कर रहे हैं, तो ऐसे जो भी लॉ होंगे उनको जो है इनवैलिड घोषित कर सकती है जुडिशियल रिव्यू के थ्रू सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, हमारे जो कोर्ट हैं, ठीक है। तो वो है जुडिशियल रिव्यू की पावर, जो हम बात कर रहे हैं आर्टिकल 13 में रूल ऑफ लॉ की, ठीक है जी। ओके, पर जो अब आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है कि जो जुडिशियल रिव्यू है, ठीक है, जुडिशियल रिव्यू है सुप्रीम कोर्ट का, वो कौन से आर्टिकल के अंडर आता है, ठीक है। ये तो हमने समझा कि रूल ऑफ लॉ क्या है, ठीक है, कि कोई भी ऐसा कानून नहीं होगा जो हमारे बेसिक स्ट्रक्चर को क्या कर दे, क्या करे, वायलेट करे, ठीक है। और अगर ऐसा कोई भी लॉ, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का है चाहे यूनियन गवर्नमेंट का है, अगर वो हमारे बेसिक स्ट्रक्चर को, ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, वायलेट कर रहा है, तो वो क्या कर सकते हैं, उस पर जुडिशियल रिव्यू की उनके पास पावर है, ठीक है जी। तो ये बोल रहा है आर्टिकल 13। फिर हमने देखा आर्टिकल 15 हम पीछे देख चुके हैं, और आर्टिकल 17 मैंने आपको दिया था वैसे होमवर्क कि आर्टिकल 17 जो है वो किससे डील करता है, ये आप मुझे बताएंगे, ठीक है जी। ओके,
वैसे ये सिंपली क्या बात करता है, अगर मैं आर्टिकल 17 बताऊं तो ये बात करता है अनटचेबिलिटी के बारे में, कि हमें जो है छुआछूत के आधार पर किसी को भी क्या नहीं करना है, डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है। तो आर्टिकल 17 बोलता है कि अनटचेबिलिटी के आधार पर हम किसी को भी क्या नहीं करेंगे, डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे। ओके, ठीक है जी। नेक्स्ट, यहाँ पे हमने सारी चीजें लिखी हैं कि आर्टिकल 14 to 18 हमारे क्या आते हैं, इसमें अधिकारों का वर्णन है, ठीक है। और ये सारे इसमें इन्होंने दे रखा है कि हमने कहाँ से लिया था विचार, ब्रिटिश संविधान से लिया था, ठीक है। विधि के समक्ष समानता मतलब राइट टू इक्वालिटी हमने कहाँ से लिया है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट, व्हाट डज सेक्शन 124A ऑफ द इंडियन पीनल कोड डील विद, ठीक है। तो अब जो आर्टिकल 124 सॉरी जो सेक्शन 124A है इंडियन पीनल कोड का, वो किससे डील करता है, ठीक है। सो ये डील करता है किससे, सिडिशन से, ठीक है, राजद्रोह से जो है ये डील करता है। ओके, ठीक है, हाँ जी, यहाँ पे दे रखा है ना पूरा, ठीक है। नेक्स्ट, Indian Constitution can be amended according to the procedure laid down in the following articles. यहाँ पे amend आएगा, amend, ठीक है, amend। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, वो किस किस आधार मतलब कौन से आर्टिकल है जो वो करता है अलाउ, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या दे रखा है कि इसके आधार पर जो है हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं, बस बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो नहीं खराब होना चाहिए। तो आर्टिकल 368 जो है अमेंडमेंट से रिलेटेड हमारी बात करता है, ठीक है। अच्छा जी, अब हमारे पास और भी आर्टिकल दे रखे हैं, आर्टिकल 345। तो 345 क्या कर रहा है, ये सिंपली एम्पावर करता है स्टेट लेजिस्लेचर को कि वो लीगली अडॉप्ट कर ले, ठीक है, क्या कोई भी एक या एक से अधिक कोई भी लैंग्वेज, ठीक है, अपने स्टेट में यूज के लिए, ठीक है। ये सिंपली स्टेट लेजिस्लेचर को क्या दे रहा है, पावर दे रहा है, ठीक है, कि आप एक या एक से अधिक जो है लैंग्वेज जो है आप अपने लेजिस्लेचर में आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बोल रहा है आर्टिकल 345, ठीक है, लैंग्वेज से रिलेटेड इन, ठीक है जी। ओके, अच्छा हाँ, इसके बाद है आर्टिकल 351। ये क्या सिंपली बोल रहा है कि जो गवर्नमेंट होगी, यूनियन गवर्नमेंट, उसको डायरेक्शन दे रहा है कि आप प्रमोट कीजिए और डेवलप कीजिए किसको, हिंदी लैंग्वेज को, ठीक है। ये क्या दे रहा है, डायरेक्शंस दे रहा है, एक तरह से डायरेक्ट किसको, यूनियन गवर्नमेंट को, ठीक है, कि आप क्या कीजिए, प्रमोट कीजिए, ठीक है, डेवलप कीजिए क्या, हिंदी लैंग्वेज को, ठीक है। ये बात कर रहा है आर्टिकल 351। अच्छा जी, और उसके बाद क्या है हमारे पास, आर्टिकल 333। ये क्या वो दे रहा है, ये एम्पावर करता है गवर्नर ऑफ स्टेट को, ठीक है। जो ये आर्टिकल है जो पहले के टाइम पे ये करता था, ये एम्पावर करता है गवर्नर को, किसी भी एंग्लो इंडियन को, ठीक है, कितने एंग्लो इंडियन को, ये पावर देता है गवर्नर को कि आप स्टेट में, ठीक है, जो स्टेट लेजिस्लेचर होती है, काउंसिल होती है, उसमें क्या कर सकते हो आप कि एक मेंबर ऑफ एंग्लो इंडियन जो कमेटी है, कम्युनिटी है, सॉरी, कम्युनिटी को आप स्टेट लेजिस्लेचर या काउंसिल जो भी है उसमें आप क्या कर सकते हो, सिंपली पर स्टेट लेजिस्लेचर में आप क्या कर सकते हो, नॉमिनेट कर सकते हो। ये देता था पावर किसको, गवर्नर को, ठीक है। गवर्नर को ये पावर दे रहा है क्या करने की, एक एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट करने की, ठीक है, नॉमिनेट करने की, कहां पे, स्टेट लेजिस्लेचर में, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर में। बट, ठीक है, बट क्या हुआ है अब, 104th अमेंडमेंट एक्ट आता है, ठीक है, 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आता है, कब, 2019 में, ठीक है, 2019 में 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया और उसके तहत जो है अब इसको अबॉलिश कर दिया गया है, ठीक है, कि अब जो है गवर्नर ये नॉमिनेट नहीं करेंगे, ठीक है जी। तो ये जो है अब अबॉलिश हो चुका है, जो एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट करने वाला, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, आई गेस अब हमारे सारे ये जो आर्टिकल्स हैं वो क्लियर हो चुके हैं यहाँ से, ठीक है जी। ओके, हाँ, नेक्स्ट, द प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट कर्टल्स, ठीक है। अब यहाँ से आई गेस यहाँ पे अब ये पूछ रहा है कि जो निवारक निरोध अधिनियम है उसके द्वारा क्या रोका जा सकता है किसी भी व्यक्ति का, ठीक है। तो वो पूछ रहे हैं राइट टू फ्रीडम रोकी जा सकती है, या राइट टू इक्वालिटी को रोका जा सकता है, या राइट टू प्रॉपर्टी, या तो एजुकेशन राइट।
तो ऑब्वियसली जब हम प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात कर रहे हैं, प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है? एनी आइडिया कि प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या है? ठीक है, सिंपली देखो प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होती है। एक होती है, देखो हमारे पास जब हम बात कर रहे हैं ना किसी को अरेस्ट करने की, डिटेंशन की, तो एक होता है क्रिमिनल, ऑर्डिनरी क्रिमिनल लॉ पे किसी को अरेस्ट करना, और एक होती है प्रिवेंटिव डिटेंशन। ठीक है, तो अब इसके बारे में पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये है क्या। ठीक है, तो प्रिवेंटिव डिटेंशन में सिंपली अगर हम अभी समझें इसको, तो जो हमने आर्टिकल पढ़ा था ना 22 पे कि वो प्रोटेक्ट करता है, सेफ गार्ड करता है सिटीजन्स और नॉन सिटीजन्स को, किसके अगेंस्ट? अरेस्ट एंड डिटेंशन के अगेंस्ट। तो जो जब किसी व्यक्ति को प्रिवेंटिव डिटेंशन के अगेंस्ट पकड़ा जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, किसी भी व्यक्ति को जब प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत पकड़ा जाता है, तो जब जो आर्टिकल हमने 22 पढ़ा और उसमें हमने भी पढ़ा कि जो अरेस्ट किया व्यक्ति है उसको राइट टू इन्फॉर्म है, मतलब मिला हुआ, ठीक है, ऑन द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट, है ना, राइट टू कंसल्ट मिल रखा है ताकि वो लीगल एडवाइस ले सके, और नंबर 3 हमने देखा था कि राइट टू प्रोड्यूस बिफोर अ मैजिस्ट्रेट भी था। ठीक है, बट जब कोई व्यक्ति इसके तहत जो है अरेस्ट हो रहा है, तो क्या है, ये सब जो हमने आर्टिकल 22 में पढ़ा वो यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं होगा? क्योंकि सिंपली एक तो एनिमी एलियंस जो हैं उन पे अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, जो भी मतलब हमारे देश के लिए क्या है, शत्रु हैं एक तरह से, और कोई ऐसे इंडिविजुअल जिनको डिटेन किया गया इस लॉ के अंडर, ठीक है, कि जो आई थिंक हमारी देश की सुरक्षा के लिए या कोई ऐसे हीनियस क्राइम में पकड़े गए हैं, तो उनके ऊपर जो है प्रिवेंटिव डिटेंशन लगती है, और उनके ऊपर आर्टिकल 22 में जो हमने चीजें अभी बताई वो सारी मेंशन नहीं, मतलब सॉरी अप्लाई नहीं होती हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, प्रिवेंटिव डिटेंशन में ये सारी चीजें अप्लाई नहीं होंगी कि वो ना कंसल्ट कर सकते हैं, ना उनको बताया जाएगा आपको किस ग्राउंड के आधार पर पकड़ा गया है। ठीक है ना, ये भी नहीं जरूरी है कि उनको मैजिस्ट्रेट के सामने विद इन 24 आवर जो है क्या किया जा रहा है, पेश किया जा रहा है। ठीक है, तो वो यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा, और मोस्ट ऑफ द टाइम ये वेरी हीनियस क्राइम्स जो होते हैं, और साथ में हम बोल सकते हैं कि जो हमारे देश की सुरक्षा में अगर कोई व्यक्ति ऐसी बाधा लेके आ रहा है, ठीक है, और कुछ ऐसे क्राइम कर रहा है, तो उनको इसके अंदर जो है पकड़ा जा सकता है, और स्पेशली एनिमी एलियंस को। ठीक है, ओके जी, तो ये सिंपली जब हम ये बात करें तो ऑब्वियसली हम किसी की राइट टू फ्रीडम जो है हम क्या कर रहे हैं, उनसे छीन रहे हैं। ठीक है, तो आंसर विल बी ए, राइट टू फ्रीडम। और राइट टू प्रॉपर्टी हमको पता है, अब ये हमारा क्या बन चुका है, लीगल राइट बन गया है। ठीक है, कौन से आर्टिकल के अंडर? आर्टिकल 300A के अंडर। ठीक है जी, ओके, यहाँ पे हमने ये थोड़ी सी इसकी एक्सप्लेनेशन भी देख ली है। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ भी है ना कि देखो यहाँ पे यदि किसी व्यक्ति को निवारक निरोध के तहत गिरफ्तार किया जाता है, तो उसे अनुच्छेद 22 क्लॉज 1 एंड 22 क्लॉज 2 के तहत प्राप्त गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ संरक्षण का अधिकार प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, और उसे अनुच्छेद 19 मतलब आर्टिकल 19 से 21 का जो भी सारे लाभ हमें मिलते हैं ना, 19 से 21 तक, वो जो है इनको नहीं दिए जाएंगे, जो भी डिटेंशन उसके अंदर आएंगे, प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर अरेस्ट किए जाएंगे। ओके, ओके जी, नेक्स्ट, which article of the constitution deals with money bill? Everyone knows I guess, आर्टिकल 110। ठीक है, तो आर्टिकल 110 जो है वो डील करता है किससे? मनी बिल से रिलेटेड। ओके जी, अच्छा, आर्टिकल क्या है हमारे पास अगला? आर्टिकल 120। तो ये क्या बोल रहा है, ये स्टेट्स जो हैं ये क्या बोलता है कि जो पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स हैं मस्ट बी कंडक्टेड ईदर इन हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, अनलेस जो स्पीकर और चेयरमैन हैं वो किसी भी मेंबर को अलाउ ना कर दें कि आप अब जो है अपनी मदर टंग में भी क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। तो आर्टिकल 120 क्या बोल रहा है, सिंपली क्या बोलता है कि जो पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स होंगी या तो वो हिंदी में होंगी या तो वो इंग्लिश में होंगी, अनटिल अनलेस जो स्पीकर है वो किसी मेंबर को, जो वहां पे मेंबर होंगे उसके, वो किसी मेंबर को अलाउ करते हैं कि आप जो है अपनी मदर टंग में भी क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। तो वो बात करता है आर्टिकल 20। ठीक है जी, अच्छा जी, उसके बाद हम देखते हैं 130, आर्टिकल 130। ये क्या बोलता है कि जो इसमें सिंपली क्या बोल रहा है कि डेजिग्नेट करी गई है क्या जगह, कौन सी? न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली क्या होगी? सीट ऑफ क्या होगी? सुप्रीम कोर्ट होगी। ठीक है, आर्टिकल 30 बोल रहा है कि जो न्यू दिल्ली है वो क्या होगी? सीट होगी किसकी? सुप्रीम कोर्ट की। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की वहां जो है वो सीट होगी, परमानेंट सीट होगी,
और ये सिंपली क्या दे रहा है, पावर दे रहा है, डिस्क्रिशनरी पावर दे रहा है किसको, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, कि आप जो है, ठीक है, प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, कहीं और भी किसी और जगह में भी क्या कर सकते हैं, सिटिंग्स कर सकते हैं अपनी, ठीक है, अपने कोर्ट की। तो ये बात करता है आर्टिकल 130, ठीक है। क्या बात कर रहा है, सिंपल हम देखें, ये पहले तो बोल रहा है कि नई दिल्ली में क्या होगी, परमानेंट सीट होगी सुप्रीम कोर्ट की, और साथ में कह रहा है कि हम डिस्क्रिशनरी पावर दे रहे हैं किसको, सीजीआई को, ठीक है, कि आप जो है कहीं और भी क्या कर सकते हैं, सिटिंग कर सकते हैं, ठीक है, अपने जो भी मीटिंग्स होंगी सब कुछ होगा उसकी सिटिंग आप कहीं और भी कर सकते हैं, बट किसकी प्रायर परमिशन लगेगी, प्रेसिडेंट की, ठीक है जी। अच्छा, फिर आता है हमारे पास आर्टिकल कौन सा, 100, इसमें आते हैं सिंपली रूल्स फॉर पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स। सिंपली क्या आते हैं, रूल्स ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स, ठीक है जी। पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग से हमारा क्या मतलब है, ठीक है, इसमें सिंपली क्या आ रहे हैं, रूल्स ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग। इसमें सबसे पहले तो आ जाएगा कि कोरम होना चाहिए, मिनिमम कोरम, ठीक है, क्या होता है मिनिमम कोरम, ठीक है, मिनिमम कोरम होना चाहिए, मतलब 1/10 जो है मेंबर्स क्या होने चाहिए, प्रेजेंट वहां पे, ठीक है, कोरम में होने चाहिए, ताकि ताकि क्या हो, लोकसभा और राज्यसभा की जो है प्रोसीडिंग्स होती हैं वो शुरू की जा सके। तो ये बोलता है आर्टिकल 100, सिंपली जिसको हम बोलते हैं रूल ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग। क्या होना चाहिए, कोरम होना चाहिए, कितना, मिनिमम कोरम, मतलब 1/10 मेंबर्स क्या होने चाहिए, प्रेजेंट होने चाहिए लोकसभा और राज्यसभा में, ताकि जो है वहां की प्रोसीडिंग्स जो है स्टार्ट की जा सके, ठीक है, ओके, क्लियर। नेक्स्ट, आर्टिकल 134A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अपील टू द सुप्रीम कोर्ट डील्स विद, ठीक है। तो जब हम बात कर रहे हैं आर्टिकल 134, और यहाँ पे दे भी रखा है कि क्या बोल रहा है ये, कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसके लिए, फॉर द अपील ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये किससे डील कर रहा है, तो ये सिंपली डील कर रहा है किससे, यूनियन गवर्नमेंट से, ठीक है, किससे डील कर रहा है ये, यूनियन गवर्नमेंट से, ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट, Article 228 of the Indian Constitution, transfer of certain cases to High Court, deals with, ठीक है। तो जब हम बात कर रहे हैं कि क्या करना है, ट्रांसफर करना है कुछ केसेस को, अगर हाई कोर्ट चाह रही है कि जो सबॉर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं वो उन्हें लग रहा है कि वहां पे जो है इन केसेस को ठीक से नहीं वो देखा जा रहा है, तो वो क्या करेगी, ट्रांसफर कर लेगी जो केसेस होंगे उनको अपने पास। तो ये डील कर रहा है सिंपली स्टेट गवर्नमेंट से, ठीक है, क्योंकि जब हाई कोर्ट्स की बात आ रही है तो स्टेट गवर्नमेंट ही आएगा, ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट, यहाँ पे देखो इसके बारे में दे भी रखा है, तो ये इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, विच आर्टिकल स्पेसिफाई द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ एवरी सिटीजन, तो वी ऑल नो कि पार्ट 4, ठीक है, पार्ट 4A, सॉरी, 4A जो है, और आर्टिकल 51A ये हमारी बात करता है फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में, ठीक है। और हमारे पास कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज है, 11, और ओरिजिनली कितनी थी, ओरिजिनली थी ये 10, ठीक है, बट बाद में क्या करेगी, अमेंडमेंट करेगी, कौन सी अमेंडमेंट करी गई थी, 42nd, ठीक है, 42nd जो अमेंडमेंट की गई उसमें डाला गया ये सारी जो 10 हमारे पास ड्यूटीज थी, ठीक है, जो फंडामेंटल राइट्स बनते हैं, तो 42nd अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट करा गया 1976 में, उसमें डाली गई क्या, फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है, उस टाइम थी 10। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जब हमने ये 11th जो है फंडामेंटल ड्यूटी ऐड करी, उसमें कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करी हमने, उसमें करी जी हमने 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 में, जिसमें क्या है, जिसमें हम बात करते हैं कि 6 से जो 14 साल के बच्चे होंगे उनको क्या मिलनी चाहिए, एजुकेशन मिलनी चाहिए, तो वो ये थी ड्यूटी, है ना, ड्यूटीज में भी ये है, तो ये 11 ड्यूटी इसमें ऐड करी गई थी, ठीक है जी। अच्छा, अब आपके लिए क्या है, होमवर्क क्वेश्चंस मैं आपको दे रही हूँ, क्या आर्टिकल 80 आप मुझे बताएंगे, ठीक है, और ये भी बताएंगे, ठीक है, और 356 तो हमको पता ही है किससे डील करता है, इमरजेंसी से, ठीक है, इमरजेंसी से। ये 2 आर्टिकल्स आपके लिए क्या हैं, ये आप मुझे बताने वाले हैं किससे डील करते हैं, ये है आपके लिए जी होमवर्क क्वेश्चंस, ठीक है, आर्टिकल 80 एंड 343, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, आर्टिकल 173 of the Indian Constitution
क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप ऑफ द इंडियन लेजिस्लेचर डील्स विद, ठीक है। जब हम बात कर रहे हैं, अगर हमें देखो, हमें अगर ये पता है कि कौन से आर्टिकल्स कहाँ तक किससे डील करते हैं, तो हम इजीली इसका आंसर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो पहले पहले इसका आंसर देखते हैं कि 173 जो है वो किससे डील करेगा, ठीक है, देख लेते हैं, है ना। तो जब हम बात करें ना स्टेट लेजिस्लेचर की, तो स्टेट लेजिस्लेचर जो है, ठीक है, सिंपली कहां से कहां तक आते हैं उसमें आर्टिकल, उसमें आएंगे आर्टिकल हमारे पास 152 से लेकर 237 तक, ठीक है, 152 से 237 तक, ठीक है जी। तो जब हम बात ही स्टेट लेजिस्लेचर की कर रहे हैं, तो आर्टिकल 173 किससे डील करेगा, ऑब्वियसली स्टेट गवर्नमेंट से, ठीक है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि आर्टिकल 152 से लेकर 237 जो है वो डील करता है स्टेट गवर्नमेंट से, ठीक है जी, ओके, ठीक है। और कौन सा पार्ट आता है इसमें, पार्ट 6, ठीक है, पार्ट 6 जो है डील करता है इससे। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स वी ऑलरेडी नो, है ना, यूनियन गवर्नमेंट। अच्छा, अगर हम यूनियन गवर्नमेंट की बात करें, तो ये आर्टिकल्स कहाँ से कहाँ तक आते हैं जी, यूनियन गवर्नमेंट के आते हैं 52 से लेकर कहाँ तक आते हैं, 151 तक, क्योंकि 152 से तो ये स्टार्ट हो जाते हैं हमारे पास, ठीक है। उसमें भी देखो, अगर हम थोड़ा सा डिवाइड करके चले, तो उसमें भी हमारे पास देखो 52 से लेकर 78 तक क्या आते हैं हमारे पास, यूनियन एग्जीक्यूटिव्स आते हैं हमारे पास, ठीक है, क्या आते हैं, यूनियन एग्जीक्यूटिव से डील करता है। इसका क्या मतलब है, जिसमें हमारे पास प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट और सीएम्स और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो सारे डील करते हैं 52 से 78 तक, ठीक है। वैसे ही फिर 79 से लेकर 122 आ जाता है हमारे पास पार्लियामेंट, ठीक है जी। फिर 123 हमको पता है क्या है, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है किसकी, प्रेसिडेंट की, ठीक है। उसके बाद 124 से कहाँ तक हमारे वो आ जाते हैं, 124 से लेकर 147 तक जो है हमारे पास क्या आ जाती है, जुडिशरी आ जाती है, ठीक है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट वगैरह सब कुछ आ जाएगा। और उसके बाद 148 से लेकर 151 तक आता है हमारे पास कैग, ठीक है। तो ये सारे जो हैं डील करते हैं यूनियन गवर्नमेंट के आर्टिकल्स, ठीक है। ये देखो यूनियन गवर्नमेंट 52 से 151, ठीक है जी। नेक्स्ट, ओके, आर्टिकल 187 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेक्रेटरिएट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर्स डील विद, किससे करेगा डील, 187। अभी हमने देखा कि 187 किसके अंडर आएगा, ऑब्वियसली किसके, स्टेट गवर्नमेंट के, तो आंसर विल बी स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है जी, ओके। सो दैट इज इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।